हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, निफ्टी 50 के अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो आप देखेंगे इसने यहाँ पर 1 2 3 एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दे ही दिया था। और दोस्तों, ये ब्रेकआउट सस्टेन भी कर जाता। आई होप कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखी होंगी तो मैंने पहले भी बोला था जब ये ब्रेकआउट हुआ था कि निफ्टी जो है यहाँ से 18,000 तक आपको जाता हुआ देखने को मिलता। और वो जाता भी अगर वहाँ पे जेरोम पॉवेल की तरफ से वो जो हॉकिश कमेंट हमें देखने को मिला था, अगर वो नहीं आया होता तो डेफिनेटली वहाँ पर निफ्टी इस ब्रेकआउट को सस्टेन कर जाता। अब यहाँ पे चूंकि फेड की तरफ से रेट हाइक होने हैं, ये मार्केट को पता है। कितने ज़्यादा एग्रेसिव होने हैं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 75 बेसिस पॉइंट से। तो यही रीज़न है कि मार्केट अभी जो है तो फेड की एक बार डिसीजन को देख लेना चाह रहा है। और ये जो फेड की मीटिंग है ये 21 सितंबर में मतलब थर्ड वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगी। उनके जो रेट हाइक्स हैं उनका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। रेट हाइक अगर इसी तरीके से हुए तो मार्केट में आपको एक अच्छी तेज़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ से अगर ज़्यादा एग्रेसिव रेट हाइक हुए, अगर 1% के हिसाब से अगर रेट हाइक होते हैं तो वहाँ पर एक बार फिर से आपको मार्केट इन रेट हाइक को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें यहाँ पे तो निफ्टी का जो सपोर्ट है 17,500, इसको निफ्टी बार बार सस्टेन कर रहा है। और यही रीज़न है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटे से बॉक्स में ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एफआईज की तरफ से लगातार हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। और अभी मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि किस सेक्टर में एफआईआई सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि देखिए, जब भी ये फेस्टिव सीजन्स आते हैं, दिवाली आती है, शादी मैरिजेस वगैरह के बहुत सारे अभी आप देखेंगे टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा शादीज़ होगी, उन सब में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है? वो होता है बैंकिंग सेगमेंट को, वो होता है एफएमसीजी सेगमेंट को। दिवाली के टाइम में फ़ायदा होता है एशियन पेंट्स को। आप देखिए एशियन पेंट्स जो है 3400 तक पहुंच गया है। नो डाउट कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुए हैं, वो भी एक रीज़न है। बट एक रीज़न यहाँ पे भी है कि इनके सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि दिवाली में घरों में पेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के अगर एफआईआई और डीआईआई के डाटा की बात करें तो एफआईआईज ने लगभग 750 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है, तो डीआईआईज ने लगभग 138 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एफआईआईज का जो ट्रेंड रिवर्सल है वो हमें जून के लास्ट में देखने को मिल गया था। जिस तरीके से उन्होंने बाइंग जो है वो जून के एंड में स्टार्ट किया था, पूरे अगस्त में हमें उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली। और अभी भी वो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। एफआईआईज की तरफ से फंड का इन्फ्लो हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लो कहाँ है तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का। दोस्तों, मैंने टेलीग्राम में एक वहाँ पे एनालिस्ट का मैंने वहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट भी शेयर किया हुआ था, जिसमें उनका मानना था कि क्रेडिट ग्रोथ जो है अभी कुछ टाइम में आपको अच्छी देखने को मिलेगी बैंकों की, भले चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बोला था। बैंकिंग सेगमेंट हो गए, ऑटो की सेल्स हो गई, इसीलिए आप देखेंगे ऑटो स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा रैली कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली धनतेरस दिवाली में अच्छे अच्छे ऑफर्स लाते हैं। लोग भी प्रेफर करते हैं कि जब दिवाली आती है उस समय ऑफ़र आएगा तभी वो जो है तो जो भी उनका प्लान रहता है बाइक लेने का, कार लेने का, तो यूजुअली उसी समय पर आपको वो प्लानिंग देखने को मिलेगी। और यही रीज़न है कि यहाँ पे इन्फ्लो जो है एफआईआईज की तरफ से बैंकिंग में देखने को मिलेगा। सबसे कम किधर है आप देखेंगे तो वो सबसे कम वाला जो सेगमेंट है वो है आईटी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से आईटी में जो है तो कोई मूवमेंट आएगा नहीं, ये एक सेक्टर रोटेशन है। देखिए, अभी एफआईआईज ने जब प्रॉफिट बुकिंग की थी, बिकवाली की थी, तो उसके पहले कहीं अगर फंड इन्फ्लो आ रहा था सबसे ज़्यादा तो वो आ रहा था आईटी सेगमेंट में। और सबसे ज़्यादा एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जो देखने को मिली वो हमें देखने को मिली थी एचडीएफसी में, एचडीएफसी बैंक में। जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ये सेक्टर रोटेशन जो है वो चलता रहेगा। लेकिन इस सेक्टर रोटेशन में हमें क्या करना है? हमें बाई ऑन डिप्स अगर करना है तो वो यहाँ करना है। यहाँ के फंडामेंटल स्टॉक्स को उठाइए। एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक बैंक हो गए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। एफएमसीजी की बात करें, एचयूएल हो गया। बाई ऑन डिप्स अगर करना है तो यहाँ पे आप एफएमसीजी स्टॉक्स को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में क्या करना है? क्या इनको छोड़ दें, एकदम आइसोलेट कर दें, प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर लॉस है तो लॉस बुक कर लें? तो देखिए, वो स्ट्रेटजी नहीं करनी है। यहाँ पे भी आपको इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी कुछ क्वार्टर की बात करें, Q2 Q3, मुझे लगता है कि ये अभी आईटी स्टॉक्स ठंडे पड़े रहेंगे। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा उठाना है।
पूरा पैसा यहाँ नहीं फंसाना है, लेकिन एक दो स्टॉक आप लेते रहिए। एक महीने में एक स्टॉक उठा लिया, अगले महीने एक स्टॉक उठा लिया। इन्फी की बात करें 1450 लगातार आपको देखने को मिलेंगे, ये अगले महीने भी फिर से मिल जाएगा हो सकता है, या 1400 चला जाए अगर एट्रिशन रेट ज़्यादा आ गए। HCL की बात करें 900 के लेवल फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक दो स्टॉक आप उसमें उठा लीजिए, लेकिन ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, तो ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो आपको इस तरफ शिफ्ट करना होगा। चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रल की। तो आज एस्ट्रल की यहाँ पे जो दो सब्सिडरीज हैं उनके एमलगमेशन का न्यूज़ आया हुआ था। इस न्यूज़ को भी मैंने शेयर किया था, मनी कंट्रोल का वो लिंक हुआ था मैंने टेलीग्राम में जो शेयर किया हुआ था बजिंग स्टॉक्स करके। ऑल्दो इसका इम्पैक्ट हमें आज मार्केट के एंड आवर्स में देखने को मिला, और स्टॉक ने लगभग आज जो है तो 4% की एक बार फिर से तेज़ी दिखाई है। और ये जो तेज़ी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी इस स्टॉक ने दिखा दी है। इसका जो रेजिस्टेंस था, मैंने एक शॉर्ट्स भी यहाँ पे शेयर किया हुआ था, जब वहाँ पे ये लगभग आई थिंक 2100 के आसपास था, तब मैंने इस पर एक शॉर्ट्स बनाया था कि शॉर्ट टर्म में आप जो है तो इसमें 2500 के टारगेट देख सकते हैं। आज के दिन इसने अपना जो हाई लगाया था वो 2461 का हाई लगाया था, और मैंने आज इसमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, और मैंने यहाँ पे लगभग 244 पर सेलिंग जो है तो कुछ स्टॉक्स की इसमें कुछ स्टॉक्स की सेलिंग की है। रीज़न यहाँ पे ये है सेलिंग करने का, ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा भाग गया है। फिलहाल अगर बॉटम से भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रनअप हमें दिखा चुका है, ऑलमोस्ट 50%, और अगर पिछले कुछ दिन में देखा जाए तो आई थिंक 15% के आसपास इस स्टॉक ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखाया है। ऑल दो स्टॉक यहाँ पे अभी भी बुलिश है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि मैं इस स्टॉक में कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाह रहा था, और ये स्टॉक बिल्कुल भी उस तरीके के मौके जो है क्वांटिटी ऐड करने के नहीं दिया है। ऑल दो अभी भी ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, बट मैंने कुछ स्टॉक्स की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, वेटिंग फॉर कि यहाँ पे एक बार फिर से ये 2200 का लेवल दिखाए। अगर यहाँ से पुल बैक आता है देन आई विल ऐड सम मोर क्वांटिटीज़ हियर। चलिए बात करते हैं CDSL की। तो CDSL का भी आप देखेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ से इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस को फेस किया है। ऑल दो यहाँ पे भी पिछले कुछ टाइम से एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। स्टॉक ने जब रनअप लिया था तो एक न्यूज़ आई थी IRDA जो है तो वहाँ पर इंश्योरेंस का KYC जो है वो करवाने वाला है, और उसमें जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है एज़ पर द सोर्स ऑफ जी मीडिया, उसमें CDSL जो है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। ऑल दो इसकी वजह से कैम्स और NSDL में भी जो है तो उन स्टॉक्स को भी फ़ायदा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ र्यूमर्स कुछ ऐसी हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है CDSL को देखने को मिलेगा। लेकिन आज एक और यहाँ पे न्यूज़ जो है वो पॉपअप हुई है, और वो न्यूज़ ये है कि ये देखिए 1 नवंबर से यहाँ पे KYC मैंडेटरी था जितनी भी न्यू पॉलिसीज़ थी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उनके लिए। लेकिन अब एक जो न्यूज़ आई है वो यहाँ पे ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग के लिए भी आ गई है पॉलिसी, और वो पॉलिसी ये है कि यहाँ पे जितनी भी ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग की पॉलिसीज़ हैं उनको भी अपना KYC करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि कंपनी जब इन सेगमेंट्स में भी KYC कराएगी तो वहाँ पे इसका जो है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ेंगे, और इसीलिए मार्केट जो है इस स्टॉक को आज एक अच्छा रनअप दिया है। अदर देन दैट यहाँ पे एक और न्यूज़ आई थी कि CDSL और NSDL दोनों के अगर डीमैट अकाउंट को अगर मिला दिया जाए तो ये जो नंबर है ये 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है, विच इज़ अनदर अ बिग पॉजिटिव फॉर द बोथ डिपॉजिटरीज। यहाँ पे NSDL की बात करें चाहे CDSL की बात करें, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। उसमें भी अच्छा यहाँ पे CDSL के लिए ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस 10 करोड़ में लगभग 7 करोड़ का कंट्रीब्यूशन CDSL की तरफ से है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें ये रैली थम जाएगी। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद है वो डेफिनेटली इन लेवल्स पर कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल 1400 और 1450 जो है इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर हम यहाँ पे अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, लगभग 40-45% का आपको पेनिट्रेशन जो है इक्विटी सेगमेंट में देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ 3% का ही पेनिट्रेशन हमें इक्विटी सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर स्कोप की बात किया जाए, अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, तो डेफिनेटली इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है CDSL और NSDL के लिए, क्योंकि ये पेनिट्रेशन बढ़ेगा। सपोज़ करिए 10% भी अगर पेनिट्रेशन बढ़ा तो डेफिनेटली यहाँ पे CDSL और NSDL की अर्निंग्स जो है 3 टाइम्स होती हुई आपको देखने को मिलेगी।
और ये सारे जो नंबर हैं, ये जो भी डाटा हैं, ये सिर्फ CDSL के लिए नहीं पॉजिटिव हैं, सेम गोज़ विद एंजल वन के स्टॉक में भी आपने देखा होगा एक अच्छा रनअप हमें देखने को मिला है, एक अच्छी स्ट्रेंथ उस स्टॉक में देखने को मिली है। और पिछले कुछ नंबर्स जो आए थे Q1 के नंबर्स बहुत ही शानदार थे, और अभी जो Q2 का बिजनेस अपडेट आया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी बुलिश। तो दोनों ही स्टॉक, चाहे CDSL हो आपके पास, चाहे एंजल वन हो, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और ऐसे स्टॉक हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसके पीछे आपका एक रैशनल होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एस्ट्रल की बात करूं, आज प्रॉफिट बुकिंग का जो मेन रैशनल है वो रैशनल ये है कि स्टॉक एकदम अपवर्ड ट्रेंड में एकदम ऐसे जा रहा है, और ये कुछ जो 90 डिग्री का अप मूवमेंट होता है ना, ये कभी सस्टेनेबल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डीमार्ट की मैं बात करूं, क्वार्टरली नंबर आए थे यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, आई थिंक ये Q2 के नंबर थे, बहुत बेहतरीन नंबर आए थे डीमार्ट के Q2 के नंबर। और आप देखिए स्टॉक जो है लगभग 4500 से रैली किया था, ऑलमोस्ट 6000 के लेवल तक गया था। ये एक बिल्कुल 90 डिग्री की रैली है, नो डाउट यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे थे, लेकिन इस तरीके की रैली कभी जो है वो सस्टेन नहीं करती है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जिन लोगों ने लिया वो घाटे का सौदा है, इस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहेगा। जस्ट यहाँ पे एक मैटर करता है कि थोड़ा आपका टाइम लगेगा, बट स्टिल ये स्टॉक जो है आपको इन लेवल्स पर भी अच्छे रिटर्न देगा। बात करते हैं एक और स्टॉक की, दीपक नाइट्राइट। ये कुछ ऐसी रैली करता था, थोड़ा रैली होती थी, फिर उसके बाद एक डिप आता था, रैली होती थी, डिप होता था। लेकिन यहाँ पे ये जो 90 डिग्री की रैली थी, आप देखेंगे लगभग 2300 से ये स्टॉक जो है रनअप दिया था 3000 तक। तो कुछ इस तरीके की जो रैली होती है 90 डिग्री, तो वहाँ हमेशा ही आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो मेरे को देखने को मिला, कुछ इस तरीके की जो 90 डिग्री अपवर्ड एक रैली हमें देखने को मिल रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। देखिए, जब भी प्रॉफिट बुकिंग की बात आती है तो वहाँ पूरा 100% पोर्टफोलियो खाली नहीं करना होता है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग का आइडिया नहीं है तो प्रॉफिट बुकिंग की मैं बात बताऊँ, आपके पास अगर 100 स्टॉक्स हैं तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है कि आप उसमें से 10 स्टॉक निकाल देते हैं। इनफैक्ट 20 भी आप निकाल दें अगर आप थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बट वहाँ पर 90 और 80% की होल्डिंग जो है वो मेंटेन रहती है। तो इसे बोलते हैं सेल ऑन द राइज, कुछ इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग होती है। और वही पैसा जो 10% की प्रॉफिट बुकिंग में आता है, जब लोगों को कन्विक्शन होता है स्टॉक में, तो जब एक पुल बैक आता है तो वो लोअर लेवल्स पर फिर वहाँ पे एक बार फिर से एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। तो आज की दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।